गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने कॉटन के कल्टीवेशंस को बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम नेवराज हुंडा बुक के जूट कल्टीवेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 11th नंबर का एग्रोनॉमी से संबंधित कल्टीवेशन है। इलेवेंथ नंबर का कल्टीवेशन जूट कल्टीवेशंस। जूट का साइंटिफिक नेम कार्पोरस स्पीसीज होता है। और फैमिली क्या होता है, तो जूट की फैमिली जो होती है वो टिलियेसी होती है। फालसा का फैमिली भी टिलियेसी होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जूट कल्टीवेशंस। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स कलर, यानी कि यह अपने कलर के कारण आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, यानी जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कलर के लिए फेमस होता है। यानी इसका कलर जो होता है वो गोल्डन कलर होता है, इसीलिए इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यानी जूट जो होता है वो गोल्डन फाइबर, जूट को हम किस नाम से जानते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कलर के लिए इतने फेमस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप इन इंडिया। भारत में जो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप होती है वो जूट होती है। यानी भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फाइबर की क्रॉप होती है वो जूट होती है। 11th नंबर का कल्टीवेशन है जूट कल्टीवेशन। जूट का साइंटिफिक नेम कार्पोरस स्पीसीज होता है। फैमिली इसका टिलियेसी होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जूट का जो कलर होता है वो जूट के फाइबर का जो कलर होता है वो गोल्डन कलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फाइबर क्रॉप्स होती है वो जूट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया फर्स्ट रैंक इन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। यानी पूरे विश्व में एरिया एंड प्रोडक्शन के आधार पर देखा जाए तो जूट का कौन सा स्थान होता है, तो पहला स्थान होता है। यानी पूरे विश्व में एरिया एंड प्रोडक्शंस में देखा जाए तो इंडिया का कौन सा स्थान है जूट के एरिया एंड प्रोडक्शंस में, तो पहला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया वेस्ट बंगाल हैज़ फर्स्ट पोजीशन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शंस। यानी भारत के अंतर्गत देखा जाए तो एरिया एंड प्रोडक्शंस दोनों में ही वेस्ट बंगाल का पहला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्पोरस ओलिटोरियस, इसी को हम मीठा पात या फिर इसी को तोसा के नाम से जाना जाता है। ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड हाई लैंड्स ओनली, यानी जो कार्पोरस ओलिटोरियस होता है इसे मीठा पात या फिर तोसा के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ पर उगाया जाता है, तो जो अच्छे प्रकार से जो ड्रेनेज वाली भूमि होती है वहाँ पर इसको अच्छे तरह से उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्पेसीज है कार्पोरस कैप्सुलेरिस। यानी नेक्स्ट जो स्पेसीज होती है वो कार्पोरस कैप्सुलेरिस होता है। इसी को हम वाइट जूट या फिर तीता के नाम से जानते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स कार्पोरिन कवर्स 70% एरिया ऑफ टोटल जूट कल्टीवेशन। यानी कि कार्पोरस कैप्सुलेरिस जो होता है इसी को हम वाइट जूट या फिर तीता जूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक ग्लाइकोसिन उपस्थित रहता है। इसमें एक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसका नाम कार्पोरिन होता है। यह क्या करता है, तो कैप्सुलेरिस यानी कि कार्पोरस कैप्सुलेरिस जो था वो 70% एरिया जो था वो टोटल जूट कल्टीवेशन का यही कवर कर लेता है। 30% में सभी प्रकार के जूट्स आते हैं। यानी कि जो कार्पोरस ओलिटोरियस केवल 30% एरिया पे उगाया जाता है, जबकि कार्पोरस कैप्सुलेरिस जो होता है वो 70% एरिया पे उगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ 1 बेल ऑफ जूट इज 180 किलोग्राम। यानी कि जूट के एक बेल का वजन कितना होता है, तो जूट के एक बेल का वजन 180 किलोग्राम होता है। सीड रेट की बात करते हैं तो जूट का जो सीड रेट होता है वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जूट का सीड रेट कितना होता है, तो जूट का सीड रेट 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ जूट। जूट का हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो ऑप्टिमम टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग इज अबाउट 90 डेज आफ्टर सोविंग बट दिस स्टेज द ग्रेन यील्ड लो। यानी कि जो ऑप्टिमम टाइम हार्वेस्टिंग यानी कि जूट के हार्वेस्टिंग का जो उचित समय होता है वो 90 दिन आफ्टर सोविंग यानी कि डेज आफ्टर सोविंग होता है। 90 डेज आफ्टर सोविंग होता है। बुआई से 90 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग का सबसे उचित समय माना जाता है। बट लेकिन यह स्टेज जो होता है वो इस स्टेज पर जो ईल्ड होती है बहुत ही कम होती है। यानी इस स्टेज पर जो जूट का ईल्ड होता है इस स्टेज पर जूट के ग्रेन का जो ईल्ड होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग ऑफ जूट। सो टू ऑब्टेन
क्वालिटी फाइबर एंड गुड यील्ड जूट इज हार्वेस्टेड एट स्मॉल पॉड स्टेज, यानी कि अच्छी प्रकार के फाइबर के यानी अच्छी क्वालिटी के फाइबर को प्राप्त करने के लिए और अच्छे यील्ड को जूट से यानी जूट से क्वालिटी यानी जूट से अच्छी प्रकार के क्वालिटी वाले फाइबर को प्राप्त करने के लिए और अच्छे यील्ड को प्राप्त करने के लिए स्मॉल पॉड स्टेज पे इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। यानी कि सो टू ऑब्टेन क्वालिटी फाइबर्स एंड गुड यील्ड जूट इज हार्वेस्टेड एट स्मॉल पॉड स्टेज, यानी कि जब हमें जूट से अच्छी यील्ड लेनी होती है और यदि हमें जूट से क्वालिटी फाइबर लेना होता है तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो स्मॉल पॉड स्टेज पर ही कर देना चाहिए। कब कर देना चाहिए? तो 135 to 140 डेज आफ्टर सोवे, यानी बुआई से 135 दिन के अंतराल पर ही इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो क्वालिटी फाइबर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इससे यील्ड भी हमें अच्छा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग रीबोनिंग। नेक्स्ट हेडिंग रीबोनिंग। रीबोनिंग का मतलब क्या होता है? दिस प्रैक्टिस इज वेरी कॉमन इन चाइना एंड ताइवान बट नॉट पॉपुलर इन इंडिया, यानी कि रीबोनिंग की क्रिया जो होती है रीबोनिंग की क्रिया जो होती है वो सर्वाधिक कॉमन कहाँ पर होती है? तो चाइना में होती है और ताइवान में होती है। यानी कि रीबोनिंग की क्रिया जो होती है यानी रीबोनिंग जो प्रैक्टिस किया जाता है वो बहुत ही कॉमन चाइना में और ताइवान में होता है, लेकिन नॉट पॉपुलर इंडिया, यानी रीबोनिंग की क्रिया हमारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड आउट ऑफ रॉ बार्क फ्रॉम द ग्रीन प्लांट immediately after harvest and bundles of the ribbons thus obtained are heated, यानी it consists of peeled out of raw bark from the green plant, यानी ग्रीन प्लांट से जो छिलका इसका होता है जो कि पील्ड आउट होता है यह कंसिस्ट होता है इसी से। यानी रीबोनिंग जो होता है रीबोनिंग जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पील्ड आउट ऑफ रा बार्क फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, यानी हरे प्लांट्स से जो रा बार्क जो पील्ड आउट रा बार्क होता है उसी से मिलकर बना होता है क्या? रीबोनिंग। इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, यानी हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद, यानी कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ग्रीन प्लांट से जो छिलका उतारा जाता है या छिलका जो उतारा जाता है वही रीबोनिंग कहलाता है। बंडल्स ऑफ द रिबन्स दज ऑब्टेन्ड आर रेटेड, इसके बंडल्स को जो है पानी में डालकर उसको उससे रेटिंग किया जाता है रेटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन रेटिंग? फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेटिंग। इट इज ए माइक्रोबियल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई लूजन द फाइबर बाय डिकम्पोजिंग एंड डिजॉल्विंग द पेक्टिन हेमीसेलुलोज एंड अदर सीमेंटिंग एजेंट्स, यानी कि इट इज़ ए माइक्रोबियल प्रोसेस, यानी रेटिंग जो होता है एक प्रकार का माइक्रोबियल प्रोसेस होता है जिसमें एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया फार्म पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो फंजाई होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो फाइबर को लूज करने का काम इसका कार्य होता है और यह किसके द्वारा करते हैं? तो डिकम्पोजिंग एंड डिजॉल्विंग द पेक्टिन हेमीसेलुलोज एंड अदर सीमेंटिंग एजेंट्स, यानी कि ये सभी बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं वो पेक्टिन हेमीसेलुलोज एंड अदर सीमेंटिंग एजेंट को डिकम्पोज करके या फिर डिजॉल्व करके जो फाइबर को होता है वो लूज बनाते हैं और इसमें फंजाई पार्टिसिपेट करते हैं। एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया काम करते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रोबियल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रेटिंग। इट कंप्लीट्स विद इन 8 to 30 डेज, यानी कि रेटिंग की क्रिया कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है? तो 8 से लेकर 30 दिन तक रेटिंग की क्रिया जो होता है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि रेटिंग की क्रिया जो होती है 8 से लेकर 30 दिन तक रेटिंग की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेटिंग, यानी रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रखा जाता है? तो रेटिंग के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्रॉप इज पोटैटो। 12वें नंबर का क्रॉप है पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोजम होता है। पोटैटो को किंग ऑफ वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। क्वीन ऑफ वेजिटेबल पी को नाम से जानता है। फील्ड पी को गार्डन पी को क्वीन ऑफ वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कैश क्रॉप किसे कहते हैं? तो हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया, यानी कि कैश क्रॉप यानी पोटैटो जो होता है वो कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। क्यों कैश क्रॉप किसे कहते हैं? तो हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया, यानी एक इकाई क्षेत्र से जब मार्केटेबल वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसी को कैश क्रॉप कहा जाता है। यानी कि हाई मार्केटेबल वैल्यू पर यूनिट एरिया, यानी एक इकाई क्षेत्र से जब मार्केटेबल वैल्यू यानी जिस क्रॉप की पर यूनिट एरिया पर यानी जिस क्रॉप की पर यूनिट एरिया पर मार्केटेबल वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसी को कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। यानी तुरंत बेचने पर हमें जब हम प्राइस मिल जाता है, यानी कि किसी भी फसल को जब हम हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद बेच के उससे हम अर्निंग कर लेते हैं तो उसी को कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, यानी पोटैटो जो होता है वो स्टार्च का अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि फैरिना एंड विटामिन स्पेशली B1
यानी इसमें फैरिना स्टार्च की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि पोटैटो में फैरिना स्टार्च की प्रधानता पाई जाती है और इसमें विटामिन B1 भी जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम थायमिन होता है। और विटामिन पोटैटो में जो स्टार्च की मात्रा होती है वो 22.5% के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट ओरिजिन प्लेस ऑफ नेक्स्ट हेडिंग ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। पोटैटो का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो पेरू होता है। पेरू को ही साउथ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यानी साउथ अमेरिका पेरू ओरिजिन प्लेस होता है किसका? पोटैटो का। टू पोटैटो सीड डिस्कस अबाउट टू पोटैटो सीड के लिए ट्री का हमारा सप्टेरान यानी SPTR यानी सीड प्लांट टेक्निक किसने दिया था? तो पुष्करनाथ ने दिया था, जबकि टू पोटैटो सीड जो है रामानुजम साइंटिस्ट ने दिया था। तो डेवलप्ड बाय रामानुजम, यानी कि टू पोटैटो सीड किसके द्वारा दिया गया था? तो टू पोटैटो सीड रामानुजन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें सीड रेट कितना रखा जाता है? तो 100 से 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए सफिशियंट होता है, यानी कि टू पोटैटो सीड में टू पोटैटो सीड जो होती है वो टू पोटैटो सीड प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 100 से 150 ग्राम मात्रा जो होती है वो प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए सफिशियंट मानी जाती है। नेक्स्ट है एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटैटो। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। और दूसरे में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सेम ट्रेंड उत्तर प्रदेश में, यानी एरिया एंड प्रोडक्शन दोनों के केस में पोटैटो का पहला स्थान उत्तर प्रदेश है। पोटैटो ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर एनी सिंगल वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में पोटैटो कभी लार्जेस्ट एरिया अंडर एनी सिंगल वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, यानी सभी प्रकार की वेजिटेबल्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया किस वेजिटेबल के द्वारा कवर किया जाता है? तो यह पोटैटो के द्वारा ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज बॉटनी ऑफ पोटैटो, यानी बॉटनी या पोटैटो। पोटैटो के बॉटनी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पोटैटो एक प्रकार का पेरिनियल प्लांट्स होता है, बट एज ए क्रॉप ट्रीटेड एज एनुअल प्लांट्स, यानी कि पोटैटो एक प्रकार का बहुवर्षीय पौधा होता है, लेकिन इसको हम एनुअल प्लांट के रूप में ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्रोपोगेशन इज ट्यूबर्स। इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो ट्यूबर्स के द्वारा किया जाता है। एन इनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस्ड ऑन द एंड ऑफ ए स्टोलन्स एंड नॉट ऑन द रूट प्रॉपरली, यानी कि प्रोपोगेशन इसका तो ट्यूबर के द्वारा ही किया जाता है। और यह ट्यूबर्स क्या होता है? तो एन इनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर अंडरग्राउंड, यानी कि इनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम को ही ट्यूबर के नाम से जाना जाता है। और प्रोड्यूस्ड कहाँ पर होता है? तो स्टोलन के ये अंत में पाया जाता है। अंडर नॉट ऑन द रूट प्रॉपरली, और रूट पर नॉट ऑन द रूट प्रॉपरली, यानी कि रूट पर जो होता है इसका ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। ट्यूबर का फॉर्मेशन केवल स्टोलन पर ही होता है, जबकि रूट पर इनका फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 3 यानी पोटैटो एक प्रकार का C3 प्लांट होता है और 60 डे प्लांट होता है फॉर ट्यूबराइजेशन पॉइंट, यानी ट्यूबराइजेशन पॉइंट से अगर देखा जाए, ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोटैटो जो होता है वो 60 डे प्लांट के अंतर्गत आता है। वाइल जबकि फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह लॉन्ग डे प्लांट होता है, यानी पोटैटो जो होता है एक प्रकार का C3 प्लांट्स होता है। और ट्यूबराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोटैटो 60 प्लांट के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर की आवश्यकता 17 से 20% तक, या फिर 17 से 19% एग्जैक्ट आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन फ्लावरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पोटैटो एक प्रकार का लॉन्ग डे प्लांट होता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रूट टाइप इज बेरी, यानी पोटैटो का जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी के अंतर्गत आता है। पोटैटो किसके अंतर्गत आता है? तो पोटैटो का बेरी के अंतर्गत आता है। पोटैटो रिक्वायर्स टेम्परेचर फॉर सेटिस्फाइड ट्यूबर ग्रोथ, यानी कि ट्यूबराइजेशन का जो टेम्परेचर है पोटैटो में, ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जैक्ट आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पोटैटो कल्टिवेशंस, pH रिक्वायरमेंट अबाउट 5 to 6.5 एज एसिडिक कंडीशंस रिड्यूसेस स्कैब डिजीज इंसिडेंस, यानी कि पोटैटो का कितना pH आवश्यक होता है? तो पोटैटो के लिए 5 से लेकर 6.5 pH की आवश्यकता होती है। यानी पोटैटो के कल्टिवेशंस के लिए कितने pH की आवश्यकता होती है? तो पोटैटो के कल्टिवेशंस के लिए 5 से लेकर 6.5 pH की आवश्यकता होती है। और ये एसिडिक कंडीशंस जो होता है एसिडिक कंडीशन से रिड्यूसेस स्कैब डिजीज इंसिडेंस, यानी pH रिक्वायरमेंट अबाउट 5 to 6.5 एज एसिडिक कंडीशंस, यानी एसिडिक कंडीशंस यानी पोटैटो के लिए एसिडिक कंडीशंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसको pH की आवश्यकता जो होती है वो 5 से लेकर 6.5 pH के बीच में होती है। और एसिडिक कंडीशंस में जब
इसको उगाया जाता है तो जो इससे होने वाला डिजीज होता है इसकी इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैराइटीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हेडिंग इज वैराइटीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हेडिंग वैराइटीज ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो की कौन कौन सी वैराइटी है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। अर्ली मैच्योरिंग वैराइटी ऑफ पोटैटो। पोटैटो की जो अर्ली मैच्योरिंग वैराइटी में कौन कौन सी आती है, तो यह टेक्स ओनली 75 to 90 डेज, यानी कि वह वैरायटी पोटैटो की वह वैरायटी जो 75 से 90 दिन का समय लेती है राइपेनिंग में या फिर मैच्योरिटी में, उसी को हम अर्ली मैच्योरिटी पोटैटो के नाम से जानते हैं। इसमें आपका कुफरी चंद्रमुखी आता है, यानी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी या पोटैटो में आपका कुफरी चंद्रमुखी आता है, कुफरी अशोका आता है, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में जाना जाता है। कुफरी अशोका को एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में जाना जाता है। कुफरी ज्योति भी इसी के अंतर्गत आता है। कुफरी अलंकार एंड कुफरी लवकार एंड कुफरी नवताल, यानी कुफरी नवताल, कुफरी लवकार एंड कुफरी अलंकार, कुफरी ज्योति, कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, ये सभी वैरायटी जो होती है वो पोटैटो की अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो की जो मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी होती है यह कितने दिन का तक होता है, तो 90 से 110 दिन, यानी कि मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो। पोटैटो की मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी होती है इसके लिए कितने दिन की आवश्यकता होती है, तो 90 से 110 दिन की आवश्यकता होती है। इसकी वैरायटी की बात करते हैं तो कुफरी शीतमान जो होता है वो मीडियम वैरायटी होती है जो कि फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट होती है, यानी फ्रॉस्ट की प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी होती है। दूसरे नंबर पर कुफरी चमत्कार होता है, तीसरे नंबर पर कुफरी बादशाह, यानी कुफरी शीतमान, कुफरी चमत्कार, कुफरी बादशाह, ये तीनों वैरायटी जो होती है वो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी होती है किसकी, पोटैटो की। तीसरे नंबर पर आपका लेट मैच्योरिंग वैरायटी आता है। तीसरे नंबर पे पोटैटो की लेट मैच्योरिंग वैरायटी आती है, इसमें आपका कुफरी देवा आता है, कुफरी सिंदूरी, यानी कि तीसरे नंबर पे लेट मैच्योरिंग वैरायटी आती है। पोटैटो की जो तीसरी वैरायटी होती है, पोटैटो की जो तीसरी लेट मैच्योरिंग, यानी पोटैटो की जो तीसरी वैरायटी है वो लेट मैच्योरिंग वैरायटी होती है, इसमें आपका कुफरी देवा एंड कुफरी सिंदूरी वैरायटी देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के लिए पोटैटो की कौन कौन सी वैरायटी सूटेबल मानी जाती है, तो इसमें आपका क्या आता है, तो सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग करने के लिए कौन कौन सी पोटैटो की सूटेबल वैरायटी होती है, तो कुफरी चुपसेना फर्स्ट होता है, कुफरी चिपसेना सेकंड होता है, कुफरी चुपसेना थर्ड होता है, यानी कि 1 2 3 कुफरी चिपसेना 1 2 3, ये तीनों वैरायटी जो होती है प्रोसेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू पोटैटो कल्टीवेशन, सीड सोविंग, यानी बीजों की बुआई। 25 ग्राम कट पीस ऑफ ट्यूबर्स विद 3 to 5 बर्डेज पर आई एट द रेट 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी इसकी जो सीड सोविंग होती है, यानी कि इसका जो सीड रेट होता है, अगर 25 ग्राम एक पीस का वजन, यानी पोटैटो के एक पीस का वजन यदि 25 ग्राम रखते हैं और उसमें 3 से 5 आई, यानी 3 से 5 बर्ड्स प्रत्येक आई, यानी कि एक आई में यदि 3 से 5 बर्ड होते हैं, यानी ट्यूबर की एक आई में 3 से 5 बर्ड पाए जाते हैं, तो इसका 15 से नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेटेड टू पोटैटो कल्टीवेशन, सीड सोविंग। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू पोटैटो कल्टीवेशन इज सीड सोविंग। 25 ग्राम कट into pieces of tubers with 3 to 5 birds per eye at the rate 15 to 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यदि पोटैटो के एक पीस का वज़न 25 ग्राम है और उसमें उसके एक बर्ड्स, यानी उसमें उसके 3 से 5 बर्ड्स, यानी एक आई में, यानी पोटैटो के एक पीस में यदि एक आई है और उसमें भी 3 से 5 बर्ड्स हैं, तो वह उस ट्यूबर का जो सीड रेट होता है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, यानी कि एक पीस, यानी पोटैटो के एक पीस में, यानी पोटैटो के एक पीस में यदि एक आई है उसमें 3 से 5 बर्ड उपस्थित हैं, तो उस ट्यूबर का जो सीड रेट होता है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट, एज गेटिंग हाई यील्ड एट द रेट 20 to 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फॉर 15 ग्राम सीड्स पर सीड, यानी एज गेटिंग हाई यील्ड, यानी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए यदि एक सीड का वजन 15 ग्राम है, यानी पोटैटो के एक पीस का वजन 15 ग्राम है, तब उसका जो सीड रेट होता है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, तो ये पोटैटो का जो स्पेसिंग रखा जाता है 45 से 60 इंटू 15 से 30 सेंटीमीटर तक इसकी स्पेसिंग रखी जाती है।
नेक्स्ट हेडिंग इज सीड प्लॉट टेक्निक। नेक्स्ट हेडिंग इज सीड प्लॉट टेक्निक। नेक्स्ट हेडिंग इज सीड प्लॉट टेक्निक, जिसे हम SPT के नाम से जानते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है सबटेरान। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो सबटेरान है, यानी SPTR, यानी सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया था? तो सीड प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ ने दिया था। 2 पोटैटो सीड किसने दिया था? तो रामानुजन दिया था। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू SPT डेवलप्ड बाय पुष्करनाथ इट एल इन 1967, यानी 1967 ईस्वी में पुष्करनाथ के द्वारा सीड प्लॉट टेक्निक को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू SPT, इट इज ए टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री या फिर वायरस फ्री सीड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री बाय ग्रोविंग ऑफ हेल्थी सीड्स इन अक्टूबर एंड रिमूव अपर हार्म्स टॉप बिटवीन मिड जनवरी एंड लीव ट्यूबर अंडरग्राउंड फॉर मैच्योरिटी। यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक एक प्रकार का डिजीज फ्री सीड के मल्टीप्लिकेशन, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स फिर से सीड प्लॉट टेक्निक इज ए टेक्निक, यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक एक प्रकार का टेक्निक होता है। यह किस लिए यूज करते हैं? तो अक्टूबर में हेल्थी सीड्स के, यानी अक्टूबर महीने में हेल्थी सीड को उगाने के लिए, यानी हेल्थी ग्रोविंग ऑफ हेल्थी सीड, यानी अक्टूबर में ग्रोविंग ऑफ हेल्थी सीड, यानी अक्टूबर में हेल्थी सीड को उगाने के लिए देश के नॉर्दर्न प्लेन्स में वायरस फ्री सीड या फिर डिजीज फ्री सीड को मल्टीप्लिकेशन करने का एक टेक्निक होता है सीड प्लॉट टेक्निक। यानी सीड प्लॉट टेक्निक एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें वायरस फ्री एंड डिजीज फ्री प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। और यह कहाँ पर फॉलो किया जाता है? तो नॉर्दर्न प्लेन में फॉलो किया जाता है। कब इसकी बुआई की जाती है? तो अक्टूबर के महीने में बुआई की जाती है। एंड रिमूव अपर हार्म्स बिटवीन मिड जनवरी, और इसका जो अपर हार्म्स होता है या फिर ऊपर का जो हार्म्स होता है या फिर टॉप पोर्शंस होता है, इसको मिड जनवरी में रिमूव कर दिया जाता है। एंड लीव्स ट्यूबर्स अंडरग्राउंड फॉर मैच्योरिटी, और लीव्स और इसके ट्यूबर्स को मैच्योरिटी के लिए अंडरग्राउंड में ही छोड़ दिया जाता है। फिर से इट इज ए टेक्निक, यानी सीड प्लॉट टेक्निक क्या होता है? तो सीड प्लॉट टेक्निक एक प्रकार का टेक्निक होता है किसका? तो डिजीज फ्री या फिर वायरस फ्री डिजीज के मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर से सिस्टम सही नहीं बैठ रहा है यार, सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। फिर से देख लेते हैं। इट इज ए टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री या फिर वायरस फ्री सीड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, यानी भारत देश के नॉर्दर्न प्लेन्स में वायरस फ्री या फिर डिजीज फ्री सीड के मल्टीप्लिकेशन का यह एक टेक्निक होता है। बाय ग्रोविंग ऑफ हेल्थी सीड्स इन अक्टूबर, और अक्टूबर के महीने में हेल्थी सीड के द्वारा इसको ग्रो किया जाता है। एंड अपर हार्म्स टॉप बिटवीन मिड जनवरी, यानी इसके जो अपर हार्म्स होते हैं, यानी कि पोटैटो का जो अपर हार्म्स होता है या फिर टॉप पोर्शंस होता है, यह मध्य जनवरी यानी मिड जनवरी यानी मध्य जनवरी में इसको रिमूव कर दिया जाता है। और जो ट्यूबर्स होते हैं उसको मैच्योरिटी के लिए अंडरग्राउंड में ही छोड़ दिया जाता है। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो सीड प्लॉट टेक्निक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है TPS। नेक्स्ट हेडिंग इज TPS, जिसे हम ट्रू पोटैटो सीड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रू पोटैटो सीड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो एंड गिवन बाय रामानुजम इन 1957, यानी 1957 में TPS दिया गया था और 1967 ईस्वी में आपका SPT दिया गया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोटैटो, यानी पोटैटो में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अपर ट्रू पोटैटो सीड के अंतर्गत होता है। और इस टर्म को किसने दिया था? तो ट्रू पोटैटो सीड जो है वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? पोटैटो में। यह रामानुजन के द्वारा 1957 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस TPS इज सोन इन नर्सरी, यानी कि इस मेथड में TPS को नर्सरी में उगाया जाता है। फॉर रेजिंग सीडलिंग विच आर लेटर ट्रांसप्लांटेड इन फील्ड, पहले इसके सीडलिंग को जो है नर्सरी में उगाया जाता है, फिर इसका फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है डिजीज फ्री पोटैटो सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू न्यू एरियाज कैन बी चेक्ड, यानी कि डिजीज फ्री पोटैटो को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि डिजीज फ्री पोटैटो के सीड को ट्रू पोटैटो सीड के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज टू न्यू एरिया कैन बी चेक्ड, और नए क्षेत्रों में जो डिजीज का होने का चांस रहता है उसको ट्रू पोटैटो सीड के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट ऑफ कल्टिवेशन कैन बी रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड,
प्लांटिंग बाय ट्यूबर्स, यानी ट्यूबर्स के द्वारा जो ट्रेडिशनल मेथड, यानी ट्रेडिशनल मेथड में जो ट्यूबर्स का प्लांटिंग किया जाता है उसकी अपेक्षा इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी टू पोटैटो सीड का जो कल्टीवेशन कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो कम होता है। यानी कि ट्यूबर्स के द्वारा जो हम पुराने मेथड से पोटैटो की बुआई करते हैं उसकी अपेक्षा यदि हम टू पोटैटो सीड का प्रयोग करके प्लांटिंग करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं पोटैटो का, तो इसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होता है वो बहुत कम आता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू टीपीएस, इसका सीड रेट कितना होता है? तो इसमें जो सीड रेट रखा जाता है 100 से 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। नर्सरी इन नर्सरी 75 मीटर स्क्वायर से सफिशिएंट, यानी कि 75 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया के लिए 100 से 150 ग्राम सीड प्रति हेक्टेयर जो होता है वो सफिशिएंट रहता है। एंड एसपीटी में कितना सीड रेट है? तो एसपीटी में कोई सीड रेट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू पोटैटो डिसऑर्डर रिलेटेड टू पोटैटो। फर्स्ट है आपका ब्लैक हार्ट, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्टोर्ड पोटैटो द इंटरनल टिश्यू ब्रेक डाउन एंड बिकम ब्लैक। अवॉइड स्टोरेज टेम्परेचर एबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पुअर वेंटिलेशन। यानी ब्लैक हार्ट किसकी कमी कारण होता है? तो जब हम पोटैटो का स्टोरेज में स्टोरेज करते हैं, यानी जब पोटैटो का हम स्टोरेज करते हैं तो उस समय कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन की कमी यदि हो जाती है तो इससे ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाता है। और इस कहाँ पर होता है? तो इंटरनल टिश्यू इसमें ब्रेक डाउन होती है, यानी ब्लैक हार्ट डिजीज में जो इंटरनल टिश्यू जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एंड बिकम ब्लैक, और बाद में यह काले रंग का हो जाता है। अवॉइड स्टोरेज टेम्परेचर एबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है इसका स्टोरेज टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर वेंटिलेशन ख़राब है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन का आवागमन अच्छा नहीं है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन का अच्छा आवागमन नहीं होता है और जहाँ पर भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है तो वहाँ पर पोटैटो का स्टोरेज पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पोटैटो के स्टोरेज करते समय, यानी कि पोटैटो का स्टोरेज करते समय यदि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इंटरनल टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है और बाद में ब्लैक हो जाता है। तो इसी को हम ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है होलो हार्ट। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है? तो नेक्स्ट डिसऑर्डर है पोटैटो का होलो हार्ट, जो कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इरेगुलर कैविटी इन द सेंटर ऑफ ट्यूबर डेवलप्स। यानी कि होलो हार्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से होता है, यानी कि होलो हार्ट जो होता है वो नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग करने से होता है। एंड इरेगुलर कैविटी इन द सेंटर ऑफ ट्यूबर डेवलप्स, यानी कि इरेगुलर कैविटी इन द सेंटर ऑफ ट्यूबर डेवलप, यानी कि इरेगुलर कैविटी जो होती है वो ट्यूबर के सेंटर में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का डिसऑर्डर चिलिंग इंजरी होता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी चिलिंग इंजरी क्या होता है? तो चिलिंग इंजरी एक तो आपका फ्रीजिंग इंजरी होता है, दूसरा आपका चिलिंग इंजरी होता है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यदि हम पोटैटो का स्टोरेज करते हैं तो इससे फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है, और पोटैटो का जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टोरेज करते हैं तो उसके कारण जो इंजरी होती है उसी को हम चिलिंग इंजरी कहते हैं। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब हम पोटैटो का स्टोरेज, यानी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ ट्यूबर, यानी कि चिलिंग इंजरी का मतलब होता है जब हम ट्यूबर का स्टोरेज अधिक समय तक करते हैं तो उसी के कारण चिलिंग इंजरी होता है। और टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम पोटैटो के ट्यूबर का स्टोरेज अधिक समय तक करते हैं तो उसी को चिलिंग इंजरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज डिजीज ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट हेडिंग इज डिजीज ऑफ पोटैटो। फर्स्ट है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज्ड बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस फंगस मोर डिस्ट्रक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन और आयरलैंड फेमाइन इन 1845। यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि पहला डिजीज क्या है पोटैटो का? तो पहले डिजीज का जो, यानी पोटैटो का जो पहला डिजीज है उसका नाम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। और इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। यह क्या होता है? तो एक प्रकार का फंगस होता है और बहुत ही विनाशकारी होता है, यानी कि यह बहुत ही विनाशकारी फंगस होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फेमाइन, और यह आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर आयरलैंड में जो फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यह कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई फंगस, यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी जो होता है वो फंगस के कारण होता है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म अल्टरनेरिया सोलनाई होता है। मोर कॉमन देन लेट ब्लाइट, यानी कि लेट ब्लाइट की अपेक्षा यह ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट है ब्लैक स्पॉट जो होता है वो
ब्लैक तीसरे नंबर का डिजीज है ब्लैक स्कर्फ, यानी तीसरे नंबर का जो डिजीज है वो ब्लैक स्कर्फ है। यह भी फंगस के कारण होता है जिसका साइंटिफिक नेम राइजोटोनिया सोलेनाई होता है। यानी कि ब्लैक स्कर्फ डिजीज भी जो होता है वो फंगस के कारण होता है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म राइजोटोनिया सोलेनाई होता है। नेक्स्ट डिजीज है चौथे नंबर का डिजीज है पोटैटो का जो चौथे नंबर का डिजीज है स्कैब है। यह इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है तो फंगस होता है जिसका साइंटिफिक नेम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस होता है। यानी कि चौथे नंबर का जो डिसऑर्डर है, चौथे नंबर का जो डिजीज है पोटैटो का स्कैब है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म फंगस होता है और इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस होता है। नेक्स्ट पाँचवें नंबर का डिजीज है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी पाँचवें नंबर का डिजीज है वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। इसका यह भी फंगस के कारण होता है जिसका काजल ऑर्गेनिज्म सिनकाइटियम इंडोबायोटिकम होता है। सिनकाइटियम इंडोबायोटिकम होता है। छठवें नंबर का जो डिजीज है पोटैटो का चारकोल रॉट है। मोस्ट सीरियस स्टोरेज डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी कि चारकोल रॉट जो होता है वो पोटैटो के स्टोरेज डिजीज के सर्वाधिक सीरियस स्टोरेज डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी कि चारकोल रॉट जो होता है वो पोटैटो का एक प्रकार का डिजीज होता है जो कि पोटैटो में सर्वाधिक सीरियस स्टोरेज डिजीज के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट टू कंट्रोल ब्लैक स्कर्फ एंड कॉमन स्कैब डिजीज ट्यूबर शुड बी ट्रीटेड 3% बोरिक एसिड, यानी कि अगर हमें ब्लैक स्कर्फ एंड कॉमन स्कैब से कंट्रोल पाना है तो इसके लिए ट्यूबर को हम 3% बोरिक एसिड में ट्रीट करते हैं। फिर से टू कंट्रोल ब्लैक स्कर्फ एंड कॉमन स्कैब डिजीज, यानी कि यदि हमें ब्लैक स्कर्फ एंड कॉमन स्कैब डिजीज से छुटकारा पाना है या फिर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम पोटैटो के ट्यूबर्स को 3% बोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटैटो कल्टीवेशन। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटैटो कल्टीवेशन। डरमेसी ब्रेकिंग में क्या आता है तो मे बी यूज्ड 1% थायूरिया विथिन 1 ppm ऑफ GA3 फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के लिए GA3 की 1 ppm मात्रा के साथ जब हम 1% थायूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसी को डरमेसी ब्रेकर के नाम से जानते हैं। यानी डरमेसी यानी पोटैटो में डरमेसी कैसे ब्रेक किया जाता है तो पोटैटो में डरमेसी जो होती है वो 1% थायूरिया के साथ जब हम 1 ppm GA3 की मात्रा को मिलाकर 10 मिनट तक उसका उपचार करते हैं तो इससे डरमेसी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर पोटेशियम क्लोराइड नॉट यूज्ड इन सोलनेसियस क्रॉप्स बिकॉज क्लोराइड हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ड्राई मैटर एंड स्टार्च कंटेंट ऑफ पोटैटो, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड जो फर्टिलाइजर हो जाता है यानी म्यूरेट ऑफ पोटास कह लो या पोटेशियम क्लोराइड जिसमें पोटास की 60% मात्रा पाई जाती है, इसका प्रयोग जो होता है वो सोलनेसियस क्रॉप्स में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो क्लोराइड उपस्थित होता है यह पोटैटो की स्टार्च कंटेंट को और पोटैटो में उपस्थित ड्राई मैटर पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट द स्टोलन फॉर्मेशन 20 to 15 days after planting and tuber elongation 15 to 80 days after planting are most critical stage of irrigation, यानी पोटैटो का जो सर्वाधिक क्रिटिकल स्टेज होता है इरीगेशन के लिए वो एक तो आपका स्टोलन फॉर्मेशन होता है जो कि 20 से 50 दिन डेज आफ्टर प्लांटिंग पर देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे ट्यूबर इलांगेशन होता है जो कि 50 से 80 डेज आफ्टर प्लांटिंग के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग इंसेक्ट ऑफ पोटैटो विच इन्फेक्ट द ट्यूबर्स इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज इज पोटैटो ट्यूबर मास, जिसका साइंटिफिक नेम नोरिनोसिमा अपरकुलेला होता है। यानी कि इंसेक्ट ऑफ पोटैटो में जो लगने वाले इंसेक्ट है यानी फिर से इंसेक्ट ऑफ पोटैटो विच इन्फेक्ट द ट्यूबर्स इन फील्ड एज वेल एज स्टोरेज, यानी पोटैटो का वह इंसेक्ट जो कि ट्यूबर में तो लगता ही है फिर फील्ड एज वेल एज स्टोरेज, यानी कि इंसेक्ट ऑफ पोटैटो विच इन्फेक्ट द ट्यूबर्स, यानी पोटैटो का वह इंसेक्ट जो कि ट्यूबर को तो इन्फेक्ट करता ही है ट्यूबर को, यानी फील्ड में ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है फिर इसके बाद स्टोरेज में भी ट्यूबर को प्रभावित करता है। यानी कि पोटैटो का वह इंसेक्ट जो फील्ड में ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है प्रभावित करता है, इसके साथ ही साथ स्टोरेज में भी ट्यूबर्स को प्रभावित करता है तो उसका नाम है पोटैटो ट्यूबर मास, जिसका साइंटिफिक नेम नोरिनोसिमा अपरकुलेला होता है। नेक्स्ट है पोटैटो लीफ रोल वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड, यानी पोटैटो में जो लीफ रोल वायरसेस होता है इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है तो पोटैटो में जो लीफ रोल वायरसेस होता है इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो एफिड के द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम माइजेस पर्सिका होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है तो इस एफिड का साइंटिफिक नेम
माइचेस परसिकी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर डिजीज ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू फंगस, यानी कि जो पोटैटो में वाटर डिजीज होता है वह किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सिनकाइटियम इंडोबाइटिकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक क्वारंटाइन इज अडॉप्टेड ट्रांसफर ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स, एग्जाम्पल ट्यूबर फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया वेस्ट बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर डिजीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु to other parts of country is restricted to protect from golden nematode Globodera rostochinensis। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी डोमेस्टिक क्वारंटाइन इज अडॉप्टेड। पोटैटो में किस प्रकार के क्वारंटाइन को अपनाया जाता है, तो पोटैटो में जो होता है वो डोमेस्टिक क्वारंटाइन को अपनाया जाता है। इसमें होता है क्या है, तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्लांटिंग मटेरियल्स, यानी इसमें प्लांटिंग मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूबर्स फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसमें प्लांटिंग मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो दार्जिलिंग एरिया से ट्यूबर्स फ्रॉम दार्जिलिंग एरिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वाटर डिजीज, यानी वाट डिजीज को रोकने के लिए, वाट डिजीज के फैलाव को, यानी वाट डिजीज के स्प्रेडिंग को रोकने के लिए जो दार्जिलिंग एरिया में पोटैटो का जो ट्यूबर्स होता है उसको देश के अन्य भाग में नहीं भेजा जाता है, या फिर उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल फ्रॉम नीलगिरी हिल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गोल्डन नेमेटोड, यानी कि जो नीलगिरी हिल्स, यानी कि नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में गोल्डन नेमेटोड का अटैक ज़्यादा होता है, यानी नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में जो पोटैटो का प्लांटिंग मटेरियल होता है उसमें गोल्डन नेमेटोड का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वहाँ के ट्यूबर्स को देश के अन्य भाग में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मना किया जाता है। और उसी तरह दार्जिलिंग एरिया वेस्ट बंगाल में जो ट्यूबर प्रोड्यूस होता है उसमें वाटर डिजीज की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इस प्लांटिंग मटेरियल को जो है देश के अन्य भागों में मना किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज ग्राउंडनट कल्टीवेशन। अगला कल्टीवेशन है ग्राउंडनट कल्टीवेशन। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज ग्राउंडनट कल्टीवेशन। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्राउंडनट कल्टीवेशन नोन एज पीनट, पिकन नट एंड मक्की नट, यानी कि पिकन, क्या मिनट हो गया भाई, नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे भाई। नेक्स्ट सेशन में हम 13वें नंबर का कल्टीवेशन ग्राउंडनट कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।